सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में ज्ञान सागर की पुस्तक का 70वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, और वो है आपका काकी। तो इसका हम आज पठन कार्य करेंगे। काकी जो पाठ है बेटा वो एक कहानी है और सियाराम शरण गुप्त ने उसको लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने एक बच्चे के घर का उसके वातावरण का पहले वहाँ से दृश्य इन्होंने शुरू किया है कि जैसे ही सुबह उठ जाता है उस दिन, मतलब बड़े सवेरे मतलब काफ़ी सुबह सुबह शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा था। कोहराम मतलब काफ़ी रोना धोना था, कल्पना कल्पना मतलब रोना बिलखना। तो ऐसा माहौल घर में था। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। यानी उसकी जो माँ थी वो एक कपड़ा ओढ़े हुए थी, उसके ऊपर एक चादर डाल रखी थी जिसको नीचे से यानी पैरों से लेकर सिर तक उसने वो कपड़ा ओढ़ रखा था, वो चादर ओढ़ रखी थी। और एक कंबल पर उसके नीचे एक कंबल बिछा हुआ था जिस पे वह भूमि शयन यानी भूमि पर वह लेटी हुई थी। और सब लोग उसको चारों तरफ से घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। और काफी लोग वहां पर बैठे थे जो उसके चारों तरफ बैठे हुए थे, और बहुत ही दयनीय मतलब एक स्वर ऐसा जो मन को छू लेता है, उस स्वर में वो विलाप कर रहे थे, रोने लगे हुए थे। उस समय उस करुण स्वर में रो रहे थे काफी वो लोग जब उसकी माँ को शमशान मतलब जो यानी उनको जलाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब उसको शमशान लेके जा रहे हैं तो उसको जब उठाने लगे तो इसने बहुत शामू ने बहुत उपद्रव मतलब काफ़ी उधम मचाया था, काफ़ी उत्पात मचाया था, क्योंकि वो अपनी माँ को लेके जाने नहीं दे रहा था। लोगों ने उसको हाथ छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। लोगों उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच रहे थे लेकिन वो उनसे हाथ छुटाकर अपनी माँ के ऊपर जाकर गिर जाता है और बोलता है, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इन्हें न ले जाने दूंगा, मैं उसको नहीं लेके जाने दूँ। वो अपनी जो माँ है उनको काकी कहकर पुकारता है। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे छुटाया और काकी के अग्नि संस्कार मतलब उनका दाह संस्कार करने के लिए यानी उनके मृत शरीर को जलाने के लिए वह लेके चले जाते हैं। और उसके पास एक दासी रह जाती है जो राम राम करके उसको बहुत देर तक संभाले रहती है। कुछ लोगों ने उनको बोला था, कुछ जो मतलब बुद्धिमान लोग थे, उसके गुरुजन थे, उनके परिवार के जो भी बड़े सदस्य थे, उन्होंने उसको यह विश्वास दिलाया कि जो काकी है वो अपने मामा के घर, उसके मामा के घर गई, यानी वो अपने मायके गई हुई है। परंतु उससे यह बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपी रही कि काकी और कहीं नहीं बल्कि भगवान के घर, राम के घर गई हुई है। काकी के लिए कुछ दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो यानी उसका रोना तो थोड़ा सा कम हो गया था। वो पहले कुछ दिन तो वो रोता रहता था कि मुझे भी माँ के पास जाना है, लेकिन धीरे धीरे उसका रोना शांत हो गया था। परंतु उसका शोक शांत न हो सका, यानी उसके मन में वो दुख कहीं ना कहीं छिपा रह गया। उसके मन में था वो दुख उतना ही बना रहा था। उसने रोना तो बंद कर दिया लेकिन उसके मन का दुख था वो खत्म नहीं हुआ था। वो प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता था। बिल्कुल वो एक अनमने से मन से पूरी तरह से मतलब बिल्कुल ऐसा शांत बैठा रहता था और वो आकाश की तरफ देखता रहता था। उस दिन उसने एक ऊपर पतंग उड़ती हुई दिखाई दी, आसमान में उसको एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दी। तो उसको सोचकर वो एकदम से खिल उठा था, बड़ी खुशी उसको हुई थी। पिताजी के पास जाकर बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। लेकिन पत्नी के गम में, उनकी मृत्यु के गम में जो विश्वेश्वर थे यानी जो इसके पिताजी थे, वो भी बड़े अनमने से मन में वो भी बहुत उदास रह रहे थे। और वो भी एक बिल्कुल उदासी के भाव से उनको कहते हैं कि अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वो उदास भाव से कहीं और चले गए। अब शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित मतलब बहुत बेचैन था, बहुत लालायित था कि मुझे जल्दी से वो पतंग ला दो और मैं उसको उड़ाना शुरू करूं। वह अपनी इस इच्छा को, इस तरह की इच्छा को वो रोक नहीं पाया और उसने खूंटी पर टंगा हुआ उनका एक कोट देखता है जिसमें एक स्टूल सरकाकर यानी कोई एक टेबल रखी थी, उसको सरकाकर उस कोट से की जेब से कुछ पैसे देखता है। तो उस उनकी पॉकेट में, उसकी जेब में चवन्नी पाकर यानी 25 पैसे पाकर वो तुरंत वहां से भागता है। और जो उसके घर में एक दासी होती है सुखिया, उसका लड़का होता है भोलू,
तो उसको वो चवन्नी देकर कहता है कि अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए, यानी वो उसको कहता है कि तुम्हें गुप्त तरीके से मंगवानी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक पतंग और एक डोर लेके आए हो। पतंग आ गई थी और वो लोग एक अंधेरे कमरे में बैठकर, एक सुनसान सा कमरा था जहाँ पर लोग नहीं आते जाते थे, उस कमरे में बैठ के और वो उस पतंग पर वो डोरी बांधने लगे, वो डोर बांधने लगे। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहना। तो ये एक किसी से अगर ना कहे तो मैं एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर वो हाँ में जवाब देता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, बताओ क्या बताना है। तो शामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर उनका नाम लिख देता। अब वो पतंग था, वो अपनी माँ के लिए वो भेज रहा था कि इसके डोरी के सहारे वो पतंग पकड़कर वो नीचे आ जाएगी। ये एक बचपन की है, यानी बहुत उनके भोलेपन को दर्शा रहा है, उस बच्चे के भोलेपन को, कि वो अपनी माँ को इतना याद कर रहा है और कि उसको वापस पाने के लिए एक रास्ता उसने खोजा कि मैं पतंग के सहारे में भगवान तक, इस राम जी तक, यानी आसमान तक मैं इस पतंग को उड़ाऊंगा और भगवान के घर से मेरी माँ इस पतंग की डोरी को पकड़ के वापस आ जाएगी। तो मुझे भोला था, वो शामू से थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था, तो वो उसको एक बात की सलाह देता है कि ये पतली डोरी है, बात तो बहुत अच्छी सोची है तुमने, लेकिन एक कठिनाई है, एक समस्या है कि यह डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएगी, इसके टूट जाने का डर रहेगा, इसलिए रस्सी जो है वो मोटी लेके आओ। श्याम अब फिर से गंभीर हो गया था। मतलब यह है कि बात तो ठीक थी उसकी, बात लाख रुपए की सुझाई, यानी बहुत अच्छी बात उसने सुझाई है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है उसको। भोला का सुझाव जो था बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके सामने एक और कठिनाई थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगवाई जाए। उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो अगर किसी से मांगता भी, क्योंकि वो घर में अगर किसी से वो पैसे भी मांगता तो वो ये कह रहा था कि कोई मुझे पैसे भी नहीं देगा, क्योंकि जिसने मेरी काकी को बिना दया माया के जला दिया, यानी किसी को, मेरी काकी को जब उन लोगों को जलाते हुए उस पर दया नहीं आई तो वो इसके लिए कोई काम क्यों करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी माँ को वापस लेके आना, तो वो मुझे पैसे भी नहीं देंगे। ये सोचकर श्याम रुक जाता है और पूरी रात वो उस दिन सो भी नहीं पाता है, उसको इसी चिंता के मारे उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। अगले दिन जब वो था, पहले दिन की ही तरकीब तरकीब मतलब जो उसने सुझाव दिया था, से दूसरे दिन फिर उसने एक अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और कहा कि देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दो, एक रस्सी हो सकता है छोटी पड़ जाए, तो इसलिए दूसरी रस्सी भी उसने मंगवा ली थी। जवाहिर भैया, ये उसके कोई भाई होंगे, कोई आसपास के उनके, तो उनसे वो एक कागज पर काकी लिखवा लाएगा। वो बोल रहा है कि मैं उससे काकी भी लिखवा लाऊंगा। अब 2 घंटे के बाद प्रफुल्ल मन से, यानी मतलब बहुत खुश था वो ये सोचकर कि मैं पतंग अभी बांध दूंगा और अपनी माँ के पास भेज दूंगा, तो बहुत खुश था ये सोच के। प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठ के उस पतंग पर रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अकस्मात मतलब एकदम से, अचानक से, उग्र रूप धारण करके, उग्र मतलब एकदम से भयानक, यानी बहुत गुस्से का रूप धारण करके, बहुत भयानक रूप धारण करके विश्वेश्वर वहां पर आता है, शुभ कार्य में विघ्न डाल देता है। शुभ कार्य क्या था कि वो उस पे रस्सी बांध रहे थे पतंग पर, उसको उड़ाने के लिए, तो उसी काम में अचानक से उसके जो पिताजी थे वो वहां पर आते हैं, जिनको वो काका बोलते हैं, वो वहां पर आते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं, यानी रुकावट डालते हैं, बाधा डालते हैं। और भोलाराम और शामू उनको देख को धमका कर बोले, उनको बहुत गुस्से से डांट कर बोलते हैं कि तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। वो उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि हाँ मेरे कोर्ट से किसी ने पैसा निकाला है, तो वो जाकर उससे पूछते हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब जो भोला था वो काफी डर गया था, और मुखबिर मतलब जासूस हो गया। वो सारी की सारी उसने खबरें वहां पर सुना डाली उसको कि हम लोगों ने किस लिए वो पैसे निकाले हैं। तो वो उसको बोल देता है कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले। एक बार उस पर डांट पड़ते ही और शामू की जगह भोला ने ही वो सारी की सारी खबरें उनको सुना डाली। तो मुखबिरी मतलब जासूस, जो गुप्त समाचार देता है। तो जितनी भी उन दोनों के बीच में की गुप्त बातें थी, जो वो किसी को ना बताने के, शामू ने किसी को भी ना बताने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो डर के मारे, जो भोला था
उसने उसको सारी बातें बता दी कि हम लोगों ने किस लिए पतंग मंगवाई है, और हम लोग ने एक पतंग और एक रस्सी मंगवाने के लिए शामू ने उन पैसों को निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को दो तमाचे मतलब दो थप्पड़ उनको मार दिए थे। चोरी सीख कर जेल जाएगा, उससे पूछते हैं कि उसको, क्योंकि काफ़ी गुस्सा आया था और उसको ये चीज़ उनकी बहुत गलत लगी उस शामू की, कि उसने पॉकेट से पैसे निकाले, जेब से पैसे निकाले, और चोरी करना बहुत गलत बात है। तो इसलिए वो उसको डांट कर कहते हैं कि चोरी सीख कर जेल जाएगा, यानी चोरी करना अगर सीखोगे तो बड़े होकर जेल जाओगे। अच्छा, तुम्हें आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर वह फिर उसको तमाचे, कई तमाचे यानी कई थप्पड़ उनको मारे। कान मलते कान एक बार उनके कान मरोड़ते हैं और फिर पतंग फाड़ कर एक साइड फेंक देते हैं, उनकी पतंग भी फाड़ डाली। अब रस्सियों की देख के पूछा, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे कि इस पतंग को तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो विश्वेश्वर हतबुद्धि मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अपने बच्चे की इतनी मासूमियत देखकर, उसका दुख देखकर उसके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उस बच्चे को क्या जवाब दूं। अब वो एकदम सहमा सा वहां पे खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा, और थोड़ी देर खड़े होकर वो उस फटी हुई पतंग की तरफ देखता है, जिसके ऊपर कागज एक चिपका हुआ होता है और उस पर काकी लिखा होता है। तो बहुत ही एक मतलब भावुक कर देने वाली एक कहानी उन्होंने लिखी है बेटा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ को वापस बुलाने के लिए एक पतंग बनाता है, पतंग पर काकी लिखता है और उसको उड़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। हम लोग इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे कि पहला इसमें दे रखा बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें पाठ के आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, प्रश्नोत्तर दिए हैं, हम लोग वो करने जा रहे हैं। बड़े सवेरे उठते ही शामू ने क्या देखा? जब वो बड़े सवेरे यानी सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसने देखा कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। उसकी जो माँ थी, यानी कोहराम मतलब बहुत उसमें रोना धोना मचा हुआ था उसके घर में, और जो उसकी माँ थी वो नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े यानी एक चादर ओढ़े वो एक भूमि शयन कर थी, भूमि पर लेटी हुई थी, और चारों लोग उसको घेर कर विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। कौन सी बात शामू से छिपी न रह सकी? शामू से यह बात छिपी न रह सकी कि उसकी माँ मामा के घर नहीं बल्कि भगवान के घर गई है, राम के घर गई है, तो ये बात उससे छुपी ना रह सकी थी। पतंग उड़ती देखकर शामू का हृदय क्यों खिल गया? पतंग उड़ती देखकर शामू के मन में एक आशा बंधी कि वह भी पतंग के सहारे अपनी माँ को भगवान के घर से वापस लेके आ सकता है। शामू ने पतंग किससे और क्यों मंगवाई? शामू ने वो पतंग भोला से मंगवाई थी। क्यों मंगवाई थी? क्योंकि वह उस पतंग के सहारे, उस रस्सी के सहारे अपनी काकी को, अपनी माँ को भगवान के घर से वापस बुलाना चाहता था, वापस लाना चाहता था। शामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव क्यों दिया था? शामू को भोला ने इसलिए मोटी रस्सी का सुझाव दिया था क्योंकि पहले उसने जो धागा बांधा था, जो वो बांधी थी, उसने रस्सी बांधी थी, वो बहुत ही पतली थी, तो उस धागे के सहारे काकी जो थी वो नीचे नहीं उतर पाएगी, और उसके टूटने का डर था, यानी रस्सी जो पतली थी, धागा पतला था, उसके टूटने का डर था, इसलिए जो ये था भोला, उसने शामू को सुझाव दिया कि वो जो रस्सी है उसको मोटी होनी चाहिए ताकि काकी उससे आराम से उतर सके। अब यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें सही का निशान लगाना है, तो यानी इसमें जो भी हमारे पास यहाँ बहुविकल्पीय यहाँ पे प्रश्नोत्तर दे रखे, तो जो भी हमारा सही विकल्प है उस पर हम लोग ठीक का निशान लगाएंगे। गुरुजनों ने शामू को क्या विश्वास दिलाया? गुरुजनों ने यह विश्वास दिलाया था, यह उसको बताया था कि काकी जो है वो तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि काकी चाचा के पास गई हुई है, काकी मामा के पास गई हुई है, काकी काका के पास गई हुई है, काकी राम के पास गई है। तो गुरुजनों ने उनको यही बताया था कि वह अपने घर गई है, तुम्हारे मामा के घर पे गई हुई है। पतंग के चिपके कागज पर, पतंग के ऊपर एक कागज पेस्ट कर रखा था, एक कागज चिपका रखा था, उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर काकी शब्द लिखा हुआ था, क्योंकि वो उस पतंग को अपनी माँ के पास, अपनी काकी के पास भेज रहे थे। किस लिए भेज रहे थे? ताकि उसको नाम को पढ़कर उसकी काकी
आराम से उनके साथ आ सके, क्योंकि अगर उस पे नाम नहीं, क्योंकि वो बच्चे ये सोच रहे थे कि अगर नाम नहीं होगा तो काकी को कैसे पता चलेगा कि ये पतंग उसको बुलाने के लिए, उसके लिए यहाँ तक भेजी गई है। तो इसलिए इस जो वो है पतंग, उस पर उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए वो उस पर काकी नाम का एक कागज लिख पेस्ट करते हैं और उस पर काकी शब्द लिखते हैं। शामू किसके लिए उत्कंठित था, किस लिए बेचैन था, वो क्या करने के लिए? घूमने के लिए, मिठाई खाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए या फिल्म देखने के लिए? तो सही उत्तर रहेगा बेटा इसमें पतंग उड़ाने के लिए। पहले दिन शामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? पहले दिन जब उसने था तो उसने चवन्नी निकाली थी, यानी 25 पैसे उसकी वो उससे पैकेट से निकाले थे। उसकी जेब में 25 पैसे थे, उनके पिताजी की जेब में, काका की जेब में 25 पैसे थे, तो उन्होंने वो निकाले थे। उसको चवन्नी बोलते हैं, यानी 4 आने जो होते थे, चवन्नी। और दोबारा से अगर यहाँ पर उत्तर में आता है कि दूसरी बार शामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले थे, दूसरी बार उन्होंने 1 रुपया निकाला था। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 में, नीचे दिए गए कथन किसने और किससे कहे थे? अब तक हम लोगों ने बहुविकल्पीय किए, प्रश्नोत्तर किए हैं पाठ में से दिए हुए। अब इसमें दे रखे कि कथन दिया हुआ है और पूछा है कि ये कथन किसका है और किसने किसको कहा था। अब इसमें देखिए बेटा, क वाले में, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो ये शब्द किसके हैं? शाम के हैं। शाम ने कहा था, किसको कहा था? काका को। शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। ये शब्द किसके थे? भोला के थे। कब थे और कहा किसको था? काका को। ये शब्द उस टाइम कहे थे बेटा भोला ने, जब वो काका उनके डांटते हुए बड़े भयानक उसमें आते हैं, गुस्से में वहाँ पर आते हैं और ये पूछते हैं कि मेरी पॉकेट से पैसे किसने निकाले थे, मेरी जेब से किसने पैसे निकाले थे। तो तब भोला ने डरते हुए उनको ये बता दिया था कि ये शामू भैया ने पैसे निकाले थे रस्सी और पतंग मंगाने के लिए। तो ये शब्द जो थे वो भोला के थे और उन्होंने किसको कहा था? काका को। अब यहाँ पर बातचीत के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं कि शामू ने पैसे क्यों चुराए थे। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देंगे कि बेटा शामू ने पैसे पतंग और डोर खरीदने के लिए, यानी धागा और पतंग खरीदने के लिए वो पैसे चुराए थे, ताकि वो उस पतंग के सहारे अपनी को वापस भगवान के घर से बुला सके। विश्वेश्वर ने शामू को क्यों मारा? विश्वेश्वर ने जब यह पता चला कि शामू ने वो पैसे उनसे बिना बताए, यानी उनकी जेब से वो पैसे निकाले हैं, चोरी की है, तो उसको यही था कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है और कहीं बच्चे को चोरी की आदत ना पड़ जाए। तो उसको गुस्सा करने का वजह ही वही थी, क्योंकि उसको सच्चाई का पता नहीं था। उसको ये लग रहा था कि इस बच्चे ने मेरे पॉकेट से पैसे चुराए हैं और चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने उसको डांट दिया था, उसको मारा था। भोला शामू से अधिक समझदार था, यह किस बात से पता चलता है? भोला की समझदारी को हम लोग इसलिए कह सकते हैं बेटा, क्योंकि जब शामू एक पतली सी रस्सी उसमें साथ में एक धागा बांधे हुए था और उसको ये बोलता है कि ये ऊपर इस धागे के सहारे काकी जो है वो नीचे आ सकती है, तो भोला ने उसको कहा था कि नहीं, इसमें मोटी रस्सी होनी चाहिए। वो एक बाल रूप का ही इसमें दे रखा है बेटा, क्योंकि उनकी एक थोड़ा सा उसका एक बचपन दिखा रखा है कि उसने ये अंदाजा जरूर, अनुमान जरूर लगाया है कि मतलब उसकी काकी जो है वो बड़ी है और वो इतनी छोटी सी, इतने पतला धागा जो है वो उनका वजन नहीं ले पाएगा, उसके सहारे वो नहीं उतर पाएंगी, धागा टूट सकता है। तो इस बात से पता चलता है कि थोड़ी सी समझदारी तो उसमें थी। मुखबिर का क्या मतलब होता है? मुखबिर का मतलब होता है जासूस, जो सारे गुप्त जो बातें होती हैं वो उनको बताते हैं। कहानी में भोला को मुखबिर क्यों कहा गया है? क्योंकि जरा सा डांटते हुए उसके पास जितने भी रहस्य थे, यानी रहस्य मतलब जो शामू ने उसको बोला था कि किसी को बताना नहीं है, हम लोग पतंग और डोरी किस लिए मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पर उसने पूरी खबरें जो थी, पूरा जो समाचार था, पूरी जो उसके पास सूचना थी, सारी की सारी उसने काका को दे दी थी। तो यहाँ पर उसको मुखबिर जासूस इसीलिए कहा गया है क्योंकि जितनी भी गुप्त बातें थी सारी की सारी उसने काका को बता दी थी। फिर है अनुमान और कल्पना, यानी हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता कहानी में तो क्या होता। पतंग पर काकी लिखा देखकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गया था। हतबुद्धि मतलब बिल्कुल चुप हो गया था, उसके पास कोई निरुत्तर, हम लोग कह सकते हैं कि वो निरुत्तर हो गया था, उसके पास कोई उत्तर नहीं बचा था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था।
उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी समझ ना आना, वो हतबुद्धि हम लोग, तो वो हतबुद्धि होकर खड़े रहे थे, यानी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे इसको क्या जवाब देना चाहिए, बच्चे को कैसे समझाना चाहिए। तो आगे की कहानी के बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं। बेटा आगे की कहानी की जब उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा अंदर से इतना दुखी है कि वो अपनी माँ को वापस बुलाना चाहता है, तो वो भी बहुत दुखी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपने बच्चे को अकेला छोड़ रखा है, कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाया हूँ कि वो इतना अपनी माँ को इतना याद कर रहा है। तो वो उसको सोच कर भी उसको मतलब अपने बच्चे पर दया भी आ रही होगी, और उसकी सोच कर उसको बहुत दुख हुआ होगा। और शायद उसके बाद वो अपने बच्चे से दोबारा से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा होगा, उसका ज़्यादा ध्यान रखने लगा होगा कि जब उसको ये पता चला कि वो अपनी माँ को इतना उसको दुख हो रहा है, उसको ये इतना मिस कर रहा है, तो इस चीज़ को सोचकर वो अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने लगा होगा। कल्पना कीजिए कि यदि शामू की चोरी पकड़ी न जाती तो वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता। अगर शामू की चोरी पकड़ी न जाती और अगर वो पतंग उड़ा भी लेता तो बेटा वो आसमान में पतंग तो उड़ सकती है, लेकिन उस पतंग के सहारे उसकी काकी तो वापस नहीं आ सकती थी। तो अगर वो इंतजार करता, क्योंकि उनकी मन बुद्धि में, उनकी जो मन है उसमें उनका यही चल रहा था, उनकी जो मतलब बचपन की उनकी यही थी कि उनको पूरा नॉलेज तो उनको नहीं थी, उनको ज्ञान तो नहीं था कि उसकी चाची वो काकी जो है वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो एक उसका जो भोलापन था, उसका जो बाल मनोविज्ञान था, उसके अनुसार उसको यही था कि मेरी काकी इसके सहारे वापस आ सकती है। तो वो उसका इंतजार करता, लेकिन उसको जब वो चीज़ समझ आती कि काकी इसके सहारे नहीं आ सकती, तो उसको दुख भी ज़रूर होता, क्योंकि उसको एक उम्मीद थी, उसके मन में ये एक बात बैठी हुई थी कि मैं अपनी काकी को इस रस्सी के सहारे वापस ला सकता। तो उसकी वो उम्मीद टूटती है, तो उसको बहुत ही दुख होना था। उसके बाद हमारा आता है बेटा, इसमें भाषा की बात इसमें दे रखी है। तो यानी कोई भी शब्द यहाँ दिए गए हैं कि वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हुआ। अब यहाँ पर रोते रोते और धीरे धीरे इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि रुदन की प्रक्रिया धीमे धीमे होते शांत हो गई। अब इस वाक्य में वो यानी ये जो नीचे लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर जैसे होते होते हैं, धीरे धीरे हैं, और यहाँ पर जैसे रोते रोते, तो ये सारे के सारे शब्द एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, पुनरुक्त हम लोग कहते हैं, तो वो शब्द हैं ये। तो ऐसे ही इसमें और शब्द दिए हुए हैं, जैसे खेलते खेलते, चलते चलते, तो इसके हमें वाक्य बनाने हैं बस। तो अब ये देखिए, इसमें खेलते खेलते, राम खेलते खेलते गिर पड़ा, चलते चलते मैं चलते चलते जंगल में पहुंच गई, खाते खाते वह रास्ते में खाते खाते चलता रहा, बनते बनते उसके बनते बनते काम बिगड़ गए थे, यानी जो ठीक ठाक से काम उसके चल रहे थे, बन रहे थे, वो काम बिगड़ गया उसका। तो आप लोग इस तरह का कोई भी इसमें वाक्य बना सकते हो बेटा। फिर यहाँ पर हमारे शब्दकोश है। शब्दकोश में यानी ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं, पतंग है, अग्नि है, भूमि, इच्छा, उपद्रव, हृदय, मृत्यु, अनमने, उत्कंठित और हतबुद्धि, विलाप और विघ्न। तो यहाँ पर इन सबको हमने एक शब्दकोश के अनुसार लगाना है, यानी हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, उसके अनुसार हम लोगों को यहाँ पर लगाने हैं। तो हम लोग पहले ही इसमें हमारा होगा बेटा, साथ साथ हम लोगों को इसके अर्थ भी बताने हैं, इसके मीनिंग भी हम लोग बताएंगे। जैसे अग्नि, उसका होगा आग, अनमना मतलब एक निराश मन से, इच्छा, अभिलाषा, उत्कंठित, बेचैन, उपद्रव, उत्पात, पतंग, आसमान में उड़ने वाला, जो एक कागज हम लोग काट के आसमान में उड़ाते हैं उसको, वो पतंग होता है। हालांकि इसका नाव भी इसका अर्थ होता है कि नाव होता है, उसमें जलयान हम लोग उसको कह सकते हैं। अगर इसके अनेकार्थी शब्द हम लोग पतंग के माने तो सूर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है, पक्षी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, नाव के लिए भी प्रयोग किया जाता है पतंग शब्द। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो वही है कि जो आसमान में उड़ाई जाती है, खिलौने की तरह हम लोग जिसको प्रयोग करते हैं। फिर है भूमि, भूमि मतलब धरती, मृत्यु, मौत, हृदय, दिल, हतबुद्धि, कुछ भी ना समझ आना, विघ्न, रुकावट, विलाप, रोना। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा इधर इसके अनुसार, यानी शब्दकोश के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर वो उसी स्थिति का वर्णन किया गया है कि मैं
यह पतंग राम के यहाँ भेजूं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं उनका नाम लिख देता। कहानी में रस्सी के सहारे काकी को नीचे लाने की बात शामू के बाल मनोविज्ञान को उजागर करती है, यानी उसके मन में, एक छोटे से बच्चे के मन में क्या उसके मन में चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है, उसकी सोच को उजागर कर रहा है। क्या आपने भी भोलेपन में कुछ ऐसा किया है जिसे सोचकर आपके मन में आश्चर्य, अफसोस और हंसी जैसे भाव उठते हो? अब इसके मन में भी ये है बेटा कि इसके में पहले वो एक तरह से आश्चर्य था थोड़ा सा कि भाई मैं, ये पतंग जैसे उड़ रही है कि ये आसमान तक जा रही है, तो आसमान में से मेरी जो काकी है वो भी नीचे आ सकती है। अगर वो नहीं उतर रही है और बाद में उसको पता चलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको अफसोस भी होना है। बाकी इसमें सिर्फ हम लोगों से पूछा गया कि हमें किसी ऐसी घटना का वर्णन करना है, कोई ऐसा भोलापन, यानी बचपन में अगर कोई ऐसी कहानी हमने भी, हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसको अब हम लोग सोचकर ये देख रहे हो कि क्या हम बचपन में ऐसे ऐसे भी कार्य करते थे, क्या बचपन में हम लोग इतने भोले थे कि हमें इतना भी नहीं मालूम था कि ये ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह की किसी भी घटना का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। शामू ने अपने पिता के कोट की जेब से 2 बार पैसे चुराए थे, यानी एक बार उसने चवन्नी यानी मतलब उसने 25 पैसे, और दूसरी बार उसने 1 रुपया चुराया था। क्या आप इसे चोरी अपराध मानेंगे और क्यों? अगर आप मानेंगे तो क्यों? लेकिन हम लोग उसको अपराध नहीं मान सकते, क्योंकि उसने वो पैसे निकाले थे किस लिए? अपनी माँ को वापस लाने के लिए। उसने भले ही वो पैसे ज़रूर निकाले थे, लेकिन उसने चोरी के मकसद से वो नहीं, उसके अंदर वो भावना नहीं थी कि वो चोरी कर रहा है या उससे कुछ उसको खाना है, कुछ पीना है, नहीं, वो अपनी माँ को वापस बुलाना चाहता था। तो हम लोग उसको ना अपराध कह सकते हैं बेटा, अपराध तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसका जो जिस भोलेपन के साथ में उसने वो पैसे निकाले हैं, तो वो अपराध के उसमें तो आ ही नहीं सकता। हाँ, चोरी भी उसको हम लोग नहीं कहेंगे, भले ही उन्होंने अपने पिताजी को बिना बताए वो पैसे निकाले हैं, पीछे से निकाले हैं, लेकिन फिर भी उसको अपराध हम लोग उसमें नहीं बांटेंगे, उसको अपराध के श्रेणी में हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? अब ऐसी परिस्थिति में बच्चा एक बार तो जैसे इसने शामू ने अपने पिताजी से मांगे थे, तो वो अपने पिताजी से मांगेगा। अगर घर में कोई और है जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि वो हमें पैसे दे दें। अब इसको शामू को किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि उसकी माँ को जब जला के आए हैं तो कोई मेरी माँ से प्रेम नहीं करता है, तो अगर मैं उनके लिए पैसे मांग रहा हूँ तो कोई शायद नहीं देगा। तो शामू के सामने एक और स्थिति थी। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमें ऐसी कोई आवश्यकता है तो हम अपने फैमिली के किसी आदमी से, अपने दादा दादी से, अपने बहन भाई से, किसी और से वो पैसे लें। ऐसी स्थिति में हम लोग वही कोशिश करेंगे बेटा। तो ये हमारा है, यहाँ कुछ करने के लिए दिया है कि कहानी को एक नाटक के रूप में हम लोग उसका मंचन करना है। जैसे जो उधर के हम लोग यहाँ पर जितने भी पात्र हैं उनकी जगह हम लोग एक एक बच्चा जैसे खड़े कर सकते हैं, और उस नाटक को हम लोग एक मंचन की तरह उसको हम लोग मतलब उस नाटक को प्रस्तुत करेंगे क्लास में। और दूसरा इसमें है शामू और भोला ने जो कुछ किया उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। तो यहाँ पर हम लोग एक अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। पत्र में हम लोग लिखेंगे कि आज हमने ये पाठ पढ़ा था, उसमें 2 बच्चों की कहानी दी गई थी, शामू की दी गई थी। शामू और भोला एक पतंग लेके आते हैं, उनको पतंग में एक डोरी बांधते हैं वो अपनी काकी को। तो जितनी जो हमने पाठ में पढ़ा सारा हम लोग उस पत्र में लिखेंगे बेटा। तो ये हमारा पाठ हो जाता है काकी। तो इसको आप लोग पढ़ोगे, इसके वर्ड जो शब्दार्थ हैं वो लिखोगे और क्वेश्चन आंसर वो भी लिखने हैं बेटा। थैंक यू।